नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और न्यूज रूम से मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात भोजपुर की करते हैं। भोजपुर में एक स्थानीय माले नेता की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद यहां जमकर बवाल हुआ है। घटना अजीमाबाद थाना के किरकरी पंचायत के चिल्हर गांव की है, जहां गांव के बथार में स्थानीय माले नेता नेमू लाल का शव बरामद किया है। इसके बाद माले नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मृतक के शव के साथ स्टेट हाईवे को जाम कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए थानाध्यक्ष को हटाने की मांग भी की। माले नेता नेमू लाल बुधवार सुबह से लापता थे, जिसके बाद अब उनका शव मिला है। नेमू लाल जी के हत्यारे को गिरफ्तार करो कि हक हुकूक की बात करने वाले हमारे भाकपा माले के सिपाही थे। उन पे बहुत दिनों से ये गुंडा सामंती मिजाज के लोग नजर गड़ाए हुए थे और साजिश के तहत शहीद साथी को मारा गया है। नेमू लाल जी को मेरी मांग है कि नेमू लाल जी के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इन थाना प्रभारी को यहां से तबादला। इधर गिरिडीह में सीएससी संचालक से पैसे लूटकर भाग रहे हैं 3 अपराधियों को, बुलेट सवार अपराधियों को गांव वालों ने पकड़ा और उसके बाद उनकी जमकर पिटाई की है। पहले इन लोगों को पोल से बांधा गया, उसके बाद इनकी पिटाई की गई है। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसके बाद किसी तरह इन्हें अपने साथ थाने लेकर गई। हालांकि कहा जा रहा है कि 3 घंटे से भी ज्यादा इन्हें पोल में बांधे रखा। ग्रामीणों ने इनकी पिटाई की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सीएससी संचालक पैसा लेकर घर आ रहा था और इसी दौरान तीनों युवकों ने लूट की इस घटना को अंजाम दिया। बिहार में सैकड़ों ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे। शराब तस्करी से लेकर शराब माफियाओं से साठगांठ के और फिर कार्रवाई भी हुए। निलंबन के साथ साथ बर्खास्तगी भी हुई, लेकिन यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार। शराबबंदी कानून मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री न केवल कई बार अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं, बल्कि अधिकारियों के साथ होने वाली बैठकों में भी शराबबंदी कानून को कैसे प्रभावी बनाया जाए, इसको लेकर तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस देते रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि जिस पुलिस महकमे पर शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, इसी महकमे के चंद अफसर इस कानून को पलीता लगाने में लगे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि उनकी लापरवाही की बात छोड़िए, कई ऐसे शराब तस्कर हैं और कई ऐसे पुलिस अधिकारी और कर्मी हैं जिनके आपस के जो संबंध है, जो उनकी साठगांठ है, जो मिली भगत है, वो जग जाहिर हो चुकी है और इसके लिए पुख्ता प्रमाण भी मद्य निषेध विभाग ने जुटाया है और कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार जो ये पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, कब अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगे? क्योंकि अब तक बिहार में जब से शराबबंदी कानून प्रभावी बनाया गया है, लागू किया गया है, तब से सैकड़ों की संख्या में, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो चाहे पुलिसकर्मी हो, उनके खिलाफ शराबबंदी कानून में लापरवाही और शराब तस्करों के साथ मिली भगत को लेकर कार्रवाई की गई है। सैकड़ों जो पुलिस अफसर हैं, कर्मी हैं, वो कार्रवाई की जद में आए हैं। लेकिन इसके बावजूद कई जिलों में अब भी जहरीली शराब से होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। चाहे वो नवादा की बात कर लें, चाहे बेतिया की बात कर लें, चाहे हाजीपुर की बात कर लें, सवाल यही है कि पुलिस महकमे के चंद अफसर और वैसे पुलिसकर्मी जिन्हें इस तरह की जिम्मेवारी दी गई है। सबसे बड़ी बात यही है कि ये पुलिसकर्मी हर साल शपथ भी लेते हैं, उसके बावजूद बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने में कहीं न कहीं ऐसे पुलिसकर्मी और पुलिस अफसर न केवल लापरवाह हैं, बल्कि ये कहीं न कहीं शराब तस्करों को संरक्षण भी दे रहे हैं। तो आखिरकार ये अपनी जिम्मेवारी कब समझेंगे और पूरे तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून कब प्रभावी हो पाएगा, एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर दिल्ली में लोकपाल की फुल बेंच आज पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और उनके परिवार वालों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मसले पर सुनवाई करने वाले हैं। ये पूरा मामला जो है आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़ा और शिबू सोरेन और उनके परिवार वालों पर आरोप लगा है। एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ये मामला सामने आया। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि 17 अगस्त को सोरेन परिवार की तरफ से तमाम आरोपों के मसले पर लिखित तौर पर जवाब दे दिया गया है। उसी जवाब और आरोप के मसले पर लोकपाल में आज सुनवाई होगी। इस मसले पर क्या केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई या अन्य एजेंसियों को जांच का निर्देश दिया जाएगा या नहीं, इस मसले पर भी आज मुहर लग सकती है।
और बात गढ़वा की करते हैं, जहां अज्ञात बीमारी ने लोगों के बीच खौफ पैदा कर दिया है। भवनाथपुर से खबर आई, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद, यानी 2 बच्चों की मौत के बाद यहां हंगामा मचा हुआ है। बीमारी क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन लोग परेशान हैं। मां और पिता की स्थिति गंभीर है। दोनों का इलाज इस वक्त सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। इस घटना के बाद मेडिकल टीम गांव में जाकर बीमारी का पता लगाने में जुटी है। अगली खबर किशनगंज से, जहां तालाब में नहाने के दौरान 3 महिलाएं डूब गई, तीनों की मौत हो गई। 3 महिलाओं की मौत की खबर किशनगंज से आई है। इसके बाद अंधविश्वास की ऐसी हवा उड़ी कि तीनों को जीवित करने के नाम पर उनके शव को नेपाल भेज दिया गया, लेकिन वहां कोई ठीक तो हुआ नहीं। उल्टे नेपाल पुलिस ने सभी को पकड़ लिया और शव को पोस्टमार्टम करने की बात कही। इसके बाद परिजनों ने किशनगंज के वरीय पुलिस अधिकारी से गुहार लगाई। एसपी के आग्रह पर नेपाल प्रशासन ने शव परिजनों को वापस सुपुर्द कर दिया। मैं नहाने गया था तालाब में, तो उसी में ये घटना घटी थी। हाँ, तो ये जो नेपाल लेके गए थे, मतलब क्या सोच के लेके गए थे आप लोग? अच्छा करने के लिए। तो मतलब वहाँ भी डॉक्टरों ने क्या? तालाब में नहाने के क्रम में 3 महिलाओं की डूबकर मृत्यु हो गई थी और उसमें तत्काल हॉस्पिटल में ले जा करके इलाज न करवा करके वो लोग नेपाल के सीमावर्ती गांव में चले गए, जहां पर उन्हें बताया गया कि झाड़ फूक से ये ठीक हो सकती है। जबकि पोखर में उनकी जान जा चुकी थी। डेड बॉडी को वो लोग वहाँ लेकर के गए और वहाँ पर झाड़ फूक कर करके अंधविश्वास की वजह से ऐसा हुआ। और इसके बाद जब कंफर्म हो गया कि अब नहीं कुछ किया जा सकता है, तब फिर वहाँ से उन्हें लाने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि नेपाल पुलिस और वहाँ के अधिकारी जो है इसके लिए मना कर रहे थे। पोस्टमार्टम और इन सब की विसंगतियाँ आ रही थी। तो यही मामला था जिसपे हमारे पास संज्ञान में आया, तो फिर हमने लोकल थाने और इन सब की मदद से उन लोगों को यहाँ पे लाने में सफल रहा। पूर्णिया में 18 साल पहले हुए सिंहेश्वर महलदार के फर्जी एनकाउंटर मामले में अब परिवार वालों को इंसाफ की उम्मीद जगी है। और जो मृतक है उनकी पत्नी के आवेदन पर हालांकि न्यायाधीश ने संज्ञान लिया, मुख्य न्यायाधीश ने, और अब जिला जज को कार्रवाई के लिए लिखा है। मृतक सिंहेश्वर महलदार के बेटे ने कहा कि 24 अक्टूबर 2003 को तत्कालीन सदर थाना प्रभारी ने सैकड़ों लोगों के सामने उनके पिता को फर्जी एनकाउंटर कर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी और रात में डकैती के दौरान एनकाउंटर करने की बात कही। इस मामले में 2008 में थाना प्रभारी राजेंद्र पासवान के खिलाफ वारंट भी निकला, लेकिन एक रसूखदार पुलिस अधिकारी होने के नाते किसी पुलिस अधिकारी ने उन पर कार्रवाई नहीं की। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मृतक के परिजनों को इंसाफ की उम्मीद जगी है। हमारे पापा को काउंटर हुए तो 24/10/2003 को, तो उस समय से मेरी माँ ने केस करी थी सीजेएम साहब के न्यायालय में। उस वक्त से 18 साल से लगभग केस का कोई सुनवाई नहीं हुआ, जो कि उस पर आदेश बार आदेश हुआ कोर्ट का, उस पर कोई सुनवाई नहीं किया। उस पर वारंट हुआ, कुर्की हुआ, उसके बाद जब्ती भी हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो एक हमारी माँ करुणा देवी ने चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा आवेदन, तो उस पर कुछ वहाँ से लेटर आए हैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ, जो कि अब लगता है कि कुछ हम लोग को न्याय मिले। 24/10/2003 को 7:30 बजे सुबह उसकी हत्या कर दी गई और इनकाउंटर फर्जी उसकी हत्या हुई है। और उसमें जो है सदर थाना में प्रभारी थे राजेंद्र पासवान, उनके द्वारा हत्या कर दी गई। तो पीड़ित परिवार ने माननीय न्यायालय में शरण में गए। वहाँ पर से जो है आदेश निकला है कि उसको वारंट निकला, उस पर कुर्की जब्ती का राजेंद्र पासवान का है, लेकिन प्रशासन की ओर से उसकी ना गिरफ्तारी हुई ना उसके घर की कुर्की जब्ती की गई। ये बड़ा दुखद है। तो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को हम आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लिया और उन्होंने जो है पूर्णिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को वो मामला ट्रांसफ़र किया। ये फर्जी इनकाउंटर का मामला था मोहद्दीपुर का, जिसमें वो बेचारा चाय की दुकान पर बैठ करके सुबह सुबह चाय पी रहा था। उसी समय दरोगा जी आए और उसको पकड़ करके ले गए और वहीं पर इनकाउंटर कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने दिखलाया कि नहीं, ये इनकाउंटर हमने उसको डकैती करते हुए पकड़ा और उसमें किया। चीफ जस्टिस ने इस पर एक्शन लिया है और उन्होंने इसकी कॉपी जो है एसपी और यहाँ के जिला जज के यहाँ भी भेजा है। इसलिए हम आशा करते हैं कि न्याय में देर है, अंधेर नहीं है। गोड्डा के मेहरमा से कोरोना वैक्सीन जो है वो भागलपुर पहुंच गई थी।
इस मामले में कई खुलासे भी हो रहे हैं। हालांकि सिविल सर्जन के नेतृत्व में एक टीम का गठन भी किया गया था और जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी गई, लेकिन जिला प्रशासन इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुआ और एक और टीम गठित कर जांच के लिए इन्हें भेजा गया। इस टीम में डीडीसी, एसडीएम, सीओ और बीडीओ शामिल थे। जांच टीम गोड्डा के मेहरमा से लेकर बिहार के भागलपुर जिले के रामपुर पंचायत तक पहुंची। गोड्डा डीडीसी ने पहली जांच में मेहरमा में अस्पताल के कर्मचारियों को मामले में दोषी माना है। जो पाया है, कुछ फोटोग्राफ ऐसे मिले हैं और 21 तारीख के जो वैक्सीनेशन के आंकड़े हैं उसमें भी काफ़ी काटाकोटी है, काफ़ी उसमें क्रिस क्रॉस किया हुआ है। और जो फोटोग्राफ मिले हैं उसमें से यहाँ के कर्मी का वैक्सीन देते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध हो पाया है, जैसा देखने में प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। सिमडेगा के सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक महिला को यहां अलग अलग टीका लगा दिया गया। यह पूरा मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुषमा की बड़ी बहन अनिमा से जुड़ा हुआ है। कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लेने पहुंची अनिमा जब सदर अस्पताल वहां पहुंची तो दूसरे डोज में कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड उन्हें दे दिया गया। इधर नर्स ने कहा कि रजिस्ट्रेशन में जो था वही वैक्सीन लगाया गया है और रजिस्ट्रेशन करने वाला खुद को बचाने में लगा हुआ है। कोवैक्सीन मतलब टीकाकरण के लिए आई हुई थी और मुझे जैसे कोवैक्सीन का टीका पहले मिला था और अभी कोविशील्ड मिल गया, तो गलती तो इन्हीं लोग का है क्योंकि मैं बाद में जानी जब मुझे दर्द होने लगा। तो मैं इसके बारे में यही बोलना चाहती हूँ कि जब मैं तो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उस चीज़ को ध्यान नहीं दी, जब दर्द होने के बाद मुझे पता चला इसको, लेकिन अगला कोई के साथ में भी ऐसा ना हो। कोविशील्ड लिख के आएगा तो हम कोविशील्ड ही देंगे। अब मेरे पास तो पेपर कोविशील्ड का है। तो इसको पहले कोवैक्सीन पड़ा था और फिर कोविशील्ड पड़ा, ये कैसे, गलती कहाँ से हुई? रजिस्ट्रेशन होकर के जो मेरे पास आया और हमारे रजिस्टर में एंट्री हुआ उसके बाद हमने दिया। जो देखे वहाँ पर कोविशील्ड लिखा हुआ है उसी को हम दिए। तो इसमें रजिस्ट्रेशन वाले की गलती है? हाँ, इसमें तो एकदम सरासर रजिस्ट्रेशन वाले की गलती है। और कोरोना के दूसरी लहर के विस्फोट के बाद झारखंड सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय भी अपनी तैयारियों में जुटा है और इसी तैयारी को लेकर रिम्स में अस्थायी तौर पर 330 बेड बनाए गए। हालांकि पिछले 2 महीने से एक भी मरीज यहां नहीं पहुंचा, जिसके बाद यहां तमाम चीजों को हटा लिया गया, लेकिन यहां मुकम्मल व्यवस्था जो है ऑक्सीजन की करके रखी गई है और इसके बाद कहा जा रहा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तमाम लोग तैयार हैं। जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। कोविड की तीसरी लहर की आहट सुनाई देने के साथ ही रिम्स में जोरदार तैयारियां देखने को मिल रही है। रिम्स में जो अस्थायी कोविड सेंटर है वहां अभी फिलहाल भले कोई मरीज ना हो, लेकिन जो तैयारियां हैं वो पुख्ता है। खासकर अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी करीब 1100 ऑक्सीजन सिलेंडर इस कोविड अस्थायी सेंटर में रखे हुए हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो इन सबों का इस्तेमाल किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि एक जो ऑक्सीजन प्लांट है वो रिम्स में एक्टिव हो चला है, वहीं दूसरा जो ऑक्सीजन प्लांट है वो भी अस्थायी कोविड सेंटर के पास ही बनाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो पूरी तरह से लगे हुए हैं, वहीं उनका कनेक्शन भी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसका कनेक्शन भी कराया गया है ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो सभी बेडों को ऑक्सीजन जो है वो नियमित रूप से मिल सके। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो इसके जो इंचार्ज हैं वो जो यहाँ देख रेख करते हैं वो भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल बेड तो नहीं है लेकिन ऑक्सीजन के लिए जो व्यवस्था है वो मुकम्मल है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो कभी भी चालू किया जा सकता है। हाँ, कभी भी चालू किया जा सकता है। तो कितने यहाँ पर सिलेंडर्स हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो आपके? टोटल सिलेंडर यहाँ पे 1072 है, जो कभी भी ज़रूरत पड़ने पर मरीज़ के स्टार्ट हो सकता है। भले अभी बेड यहाँ से अभी हटा दिए गए, कब हटाए गए बेड? बेड 2-3 दिन पहले ही यहाँ से हटा दिया गया है, ज़रूरत पड़ने पर वापस भी आ जाएगा। तो कहा जाए तो तीसरी लहर को लेकर जो रिम्स में तैयारियां हैं वो पुख्ता नज़र आ रही हैं। अब लोगों को भी ज़रूरत है कि वो जो कोविड गाइडलाइन है उसका अनुपालन करे ताकि वो भयावह स्थिति हमें फिर से एक बार देखने को न मिले। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना वैक्सीन लेने के लिए बिहार से लोग झारखंड पहुंच रहे हैं। हम बांका से देवघर पहुंचे लोगों की बात कर रहे हैं। बांका के माधोपुर से देवघर के सदर अस्पताल 200 ऐसे लोग पहुंचे जो कोरोना वैक्सीन लेने के लिए वहां से प्राइवेट गाड़ी से आए हुए थे। इन लोगों का कहना है कि माधोपुर में वैक्सीन खत्म हो गई, इसके बाद ये देवघर पहुंचे हैं।
हालांकि एक साथ इतनी भीड़ जब देवघर के सदर अस्पताल पहुंची तो यहां काफी हंगामा मच गया, लोगों को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। इसलिए लोगों कह रहे हैं कि माधोपुर में वैक्सीन नहीं है और इन्हें पता चला कि देवघर में वैक्सीन मिल रही है तो ये तमाम लोग देवघर पहुंच गए। माधोपुर से आए। माधोपुर से काहे के लिए? ये वैक्सीन लेने के लिए। क्या वहाँ नहीं है? वहाँ तो है लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है फिलहाल। उपलब्ध नहीं है तो कितना आदमी आ गया है आप लोग यहाँ? 200 आदमी करेगा। 200 आदमी। और सब किससे आए, कैसे आए? गाड़ी से आए, मैजिक से आए, मोटरसाइकिल से आए। और केरल में कोरोना के मामले जब बढ़ रहे हैं तो अब बिहार सरकार इसे लेकर अलर्ट हो गई है। बिहार में अब केरल से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। एयरपोर्ट के अलावा 3 रेलवे स्टेशन ऐसे होंगे जहां केरल से आने वाले यात्रियों की एंटीजन टेस्ट कराई जाएगी और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई तो इनको आइसोलेट भी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। केरल में कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर होने वाले कोरोना विस्फोट के बाद अब केरल से बिहार आने वाले यात्रियों पर प्रशासन की पूरी नज़र रहेगी। आज से पटना जिला प्रशासन ने केरल से आने वाले यात्रियों को देखते हुए पटना एयरपोर्ट के अलावा पटना के 3 रेलवे स्टेशनों पटना जंक्शन, दानापुर रेलवे स्टेशन और पाटलिपुत्र जंक्शन पर जांच की विशेष व्यवस्था की है और रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। जो यात्री केरल से पहुंचेंगे उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया जाएगा। 24/7 के लिए टीमें तैनात की जाएगी और पारा मेडिकल स्टाफ के अलावा ANM की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनज़र भी यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का वो किया जाएगा। पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पटना सिविल सर्जन स्वास्थ्य विभाग ने एक कोऑर्डिनेशन से टीम बनाई है और जो भी लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट जो होगा उसमें अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आइसोलेट करवाया जाएगा। यानी आज से पूरी तरीके से तैयारी की जाएगी। पटना जंक्शन के अलावा 3 स्टेशन जो होंगे और पटना एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर पहुंचेंगे केरल से उन पर विशेष नज़र रहेगी और निश्चित तौर पर जो लोग आएंगे उनकी जांच करवाने के बाद पटना जिला प्रशासन ने यह तय कर दिया है कि अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे आइसोलेट करवाया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और कोरोना की वजह से पिछले 6 महीने से मुंगेर के चंडिका स्थान को बंद रखा गया, लेकिन अब इसे खोलने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यहाँ साफ सफाई शुरू कर दी गई लेकिन गर्भगृह में अभी भी पानी जमा हुआ है और इसे निकलने में 2-3 दिन का वक्त लग सकता है। चंडिका स्थान प्रबंधन समिति के द्वारा मंदिर की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया ताकि मंदिर को लोगों के लिए खोला जा सके। जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। अनलॉक 6 में अब सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसको लेके मैं इस वक्त मौजूद हूँ देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान में। आप देख सकते हैं कि चंडिका स्थान में भी साफ सफाई का जो काम है वो चालू हो गया है। इसके बाद ही यहाँ का माँ का पट खोला जाएगा। हालांकि माँ के पट को अभी नहीं खोला जाएगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाढ़ आया था, बाढ़ का पानी अभी भी माँ के गर्भगृह तक पहुँचा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन खोलने की जो बात हुई है उसको लेके साफ़ सफाई अभियान जो है यहाँ पे किया जा रहा है। मैं कहूँ कि अनलॉक 1 में भी इस चंडिका स्थान को बंद किया गया था और लगभग ये बता दूं कि अब जो है दुर्गा पूजा में यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है। माँ का काफ़ी जो है देश से लेकर विदेशों तक के जो श्रद्धालु है इस चंडिका स्थान में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चला है कि सरकार का आदेश मंदिर खोलने का हो चुका है, तो अभी इस सिलसिले में अभी जाएंगे। अभी क्या सफाई में क्या जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। सफाई में अभी पूरा इतने दिनों से बंद है, ऊपर का जो पानी निकलते गया हम लोग साफ सफाई कराते रहे, लेकिन बावजूद इसके इतनी ज़्यादा गंदगी है। अब देख सकते हैं जो सब तरफ नीचे जो डाउन एरिया है इसमें पड़ा हुआ है। माता का गर्भगृह तक ये बाढ़ का पानी अभी भी जमा है। इसको निकालने को लेके अब जो यहाँ का संस्था के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, निगम की मदद ली जाएगी। उसके बाद से ही लगता है 2 से 3 दिनों में यहाँ भी पट खोल दिया जाएगा। हालांकि पट खोलने का अब आदेश जो है वो दे दिया गया है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 चंडिका स्थान। धनबाद में कतरास के भगत मोहल्ले में देर रात एक 4 मंजिला मकान भरभरा कर गिर पड़ा। अचानक मकान के गिरने से इस मकान में रह रहे 3 लोग इसके मलबे के नीचे आ गए। इसके बाद यहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया क्योंकि पुलिस की टीम यहां पर तुरंत पहुंच गई
और देर रात बताया जा रहा है बीसीसीएल प्रबंधन और विशेषज्ञों की सहायता से युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। मलबे में फंसे 2 लोगों को तो बाहर निकाल लिया गया, वहीं देर रात एक महिला का शव भी इस मलबे से बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंचे विधायक ढुल्लू महतो ने प्रशासन की ओर से चलाए गए राहत और बचाव कार्य की सराहना की, तो वहीं प्रशासन ने प्रभावितों को सरकारी मदद देने का भरोसा भी दिया है। जिला प्रशासन द्वारा तत्काल एकदम हमें लगता है 15 से 20 मिनट के अंदर उपायुक्त और एसएसपी से बात होने के बाद तुरंत रेस्क्यू टीम से वहां पे उपलब्ध कराया गया और तुरंत जो करना चाहिए वो काम हुआ। एक घटना तो घटा है, उसको अभी सस्पेंस में है, उसको अभी जांच किया जा रहा है। 2 आदमी तो सुरक्षित है, मगर एक आदमी का महिला जो है उसका स्थिति अभी गंभीर है, उसको जांच चल रहा है। एक बहुत पुराना जर्जर आवास था जिसके गिर जाने के कारण 3 लोगों के दबे होने की संभावना थी, जिसको हम लोगों ने बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम की सहायता से बाहर निकाला और तीनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। एक महिला जो थी उनकी मौत की पुष्टि डॉक्टर साहब के द्वारा किया गया है और जो 2 लोग थे उनका इलाज चल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के